हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 10 की, जो कि आपका चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एग्जाम्पल से रिलेटेड है। ठीक है, सो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को। ठीक, इसके पहले के जो 9th पार्ट तक हमने जो डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको पूरे के पूरे थियोरेटिकल कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ पहले आप उनको देख लें, ताकि आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट एक ओवरऑल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की। इसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जैसे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास भी एनसीईआरटी की बुक होगी। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 सेज अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका दिख रहा है। ठीक है, ये आपका पार्ट 10 है। ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज अबाउट कैलकुलेट द एंगल ऑफ कैलकुलेट द एंगल ऑफ। ठीक है, अब आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब उसमें आपको फाइंड करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फर्स्ट वन इसमें कैलकुलेट करना है, द फर्स्ट वन इज़ 1 डिग्री। 1 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें दे रखा है बेटा 1 मिनट, दिस इज़ 1 मिनट। ठीक है, 1 डैश कह सकते हो, 1 प्राइम कह सकते हो, उसको 1 मिनट बोलते हैं। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान देना है कि इसको 1 डिग्री आपने बोल दिया, इसको 1 मिनट बोल दिया। एक और है आपका थर्ड वन इज़ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड भी आपको कैलकुलेट करना है। 1 सेकेंड के लिए आपको इस तरीके से डबल डैश करना है। ठीक है, ओके, आगे यूज़ करना है, आपको कुछ यूज़ करना है। यूज़ द फॉलोइंग इज गिवन हेयर, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, आपको क्या गिवन है, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये गिवन है। ठीक है, और बाकी आप अगर और चीज़ों को ध्यान से देखें तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द कन्वर्जन जो आपको गिवन है। ये सारे के सारे क्या गिवन है, वैल्यूज़ कन्वर्जन गिवन है। ठीक है, इसको आपको यूज़ करना है टू फाइंड द एंगल 1 डिग्री, और वो भी किस में फाइंड करना है, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे एंगल आपको रेडियन में निकालना है। ठीक है, किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन अबाउट 1 डिग्री। ठीक है, देखो आपको 1 डिग्री से स्टार्ट करना है। पहले तो ये सोचो बेटा, यहाँ से कन्वर्जन कैसे करें, ज़रा सोचो। आपके पास कुछ गिवन दे रखा है, यहाँ से ये कन्वर्जन दे रखा है डिग्री में, डायरेक्ट डिग्री का कन्वर्जन दे रखा है रेडियन में। ठीक है, सो अगर 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो बेटा यहीं से बता दो बेटा 180 डिग्री कितना होगा, इक्वल्स टू पाई रेडियन हो जाएगा कि नहीं, बताओ। सिंपल सी बात है, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये रेडियन वाला कन्वर्जन हम सीधा सीधा यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक, अब आगे समझो। आपसे पता चल गया यहाँ से कि सर सिंस 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या आप लिखोगे, पाई बाई 180 रेडियन। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ। सिंपल सी बात है, आप यहाँ से क्या लिखोगे, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो 3.14, कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आप 22/7 लिख लो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आपकी वैल्यू कितनी है, 180 है ये। ठीक है, इससे डिवाइड कर दो, इट विल बी इन रेडियन। आंसर कितना आएगा, जब आप डिवाइड करोगे योर आंसर विल बी मैं अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख दे रहा हूँ, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, ये आंसर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है वीडियो में कैलकुलेशन करने से वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ और नहीं करना है। रिमेंबर द थिंग, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन आप जैसे ही करोगे, पाई की वैल्यू आपने रख दी, 180 से आपने डिवाइड कर दिया, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो ये फर्स्ट था आपका, जो आपका 1 डिग्री इक्वल्स टू था। तो कहीं कहीं आपको फॉर्मूला में भी ये बात याद रखनी होगी, जब आपको सीधा सीधा कन्वर्जन कोई पूछता है कि सर डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन बताइए, तो आप तुरंत आप रिप्लाई करोगे सर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन या 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये आपको तो पता है। लेकिन अगर कोई पूछे 1 डिग्री को रेडियन में बताओ, तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला के तौर पे याद कर लेना चाहिए। ठीक है, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ओके, वेट 1 मिनट बेटा।
ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, 1 मिनट को कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो बेटा देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारे पास डिग्री का मिनट में कन्वर्जन ऑलरेडी पता है, राइट। हमारे पास क्या है, 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, ये हमें पता है बहुत ही अच्छे से, आपको पता है। तो आप सीधा सीधा कहोगे सर 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, बताओ। सिंपल सी बात है भाई, 60 को आप ट्रांसफर कर दो तो 1/60 डिग्री हो गया। 1 मिनट इक्वल्स टू, आपको 1 मिनट एंगल निकालना है, ठीक है। तो 1 मिनट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 1/60 इंटू 1 डिग्री। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ इसको, इसमें कोई दिक्कत है 1/60 इंटू 1 डिग्री में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1/60, ठीक है, इंटू ये जो 1 डिग्री लिखा हुआ है, ये 1 डिग्री को ऑलरेडी हमने रेडियन में चेंज किया हुआ है, ये वैल्यू, यही वैल्यू सेम एज इट इज आप यहाँ पे रख दो, दैट इज़ 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। और आपको बस इंटू कर देना होगा, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 मिनट इक्वल्स टू कितना आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट आप कर लोगे, ठीक है। यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाइड इट, ठीक। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी अप्रॉक्स 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मिनट। नाउ द नेक्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड कितना आएगा। एंगल देखना है आपको, देखो 1 डिग्री हो चुका है, 1 मिनट हो चुका है, अब आप 1 सेकेंड की बात करते हैं। तो 1 सेकेंड की बात करेंगे तो यहीं पे हम सिंपल सी बात बता दें बेटा आपको, कि जैसे आपके पास पहले रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन था, अब आपको डिग्री का मिनट में कन्वर्जन था, और अब आपको सेकेंड का मिनट में कन्वर्जन देखना है, ठीक है। तो दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, यू नो वेरी वेल। 60 मिनट सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, सो 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या आप लिखोगे, 1/60 इंटू 1 मिनट। बात सही है कि नहीं, बताओ भाई। 60 ट्रांसफर कर दिया आपने, 1/60 इंटू 1 मिनट हो गया। अब आपको फिर से वही मिल गया यहाँ से फॉर्मूला 1/60, तो आपके पास है ही 1 मिनट का फॉर्मूला आपने अभी भी निकाला है, कितना निकाला ये 1 मिनट, ठीक है। तो अब इस 1 मिनट को डायरेक्ट आप यहाँ पे रख दो, यूज़ कर लो। सो यू कैन यूज़ दिस वैल्यू 2.91 10⁻⁻4 रेडियन, ठीक है। सो वंस यू विल मल्टीप्लाई, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड, दैट इज अप्रॉक्स 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक बार ज़रा चेक करो विजिबल है कि नहीं, ठीक है। आई थिंक विजिबल है, हाँ, ओके, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में कुछ नहीं था, बस आपको एंगल का कन्वर्जन करना था। एंगल कन्वर्जन आपको दे रखा है, सिर्फ कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। पहले हमने डिग्री को निकाल लिया रेडियन में, उसके बाद इस डिग्री को हमने यूज कर लिया मिनट में कन्वर्जन के लिए, ठीक है। बिकॉज द सेम वैल्यू 1 डिग्री की वैल्यू आपको जस्ट यहाँ पे रख देनी थी, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। सेम 1 सेकेंड निकालना है तो उसमें 1 मिनट की वैल्यू रख दोगे, 1 मिनट की वैल्यू निकल चुकी है, इसको वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। चलो कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक। सेकंड, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कन्वर्जन को एज ए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। याद रखना आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे, एज ए फॉर्मूला ये यूज होंगे, ठीक है। जैसे ये सारे कन्वर्जन है ना, सेम टू सेम ये भी कन्वर्जन ही है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एज अ फॉर्मूला। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपसे क्या कहा गया है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एनसीईआरटी में क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समझो। देखो इन एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहा गया है, देखो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन समझना। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस, एक मैन है, उसका विश है, ठीक है, टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम, मतलब वो अपने पास से एक नियर बाई टावर को क्या कर रहा है, डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा है, ठीक है भाई। तो एक पर्सन है, वो नियर बाई टावर का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक। तो एक पर्सन है, एक नियर बाई टावर हो सकता है, कहीं यहाँ पे होगा टावर, एक पर्सन है, नियर बाई टावर हो गया, ठीक। आगे समझिए, थोड़ा क्वेश्चन को और भी समझना है आगे। पहले क्वेश्चंस को आपको एक बार एटलीस्ट एक बार आपको पूरा रीड कर लेना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। चलो, ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए, वो किसी पॉइंट ए पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे मान लो कि पहले आपके पास ये एक टावर है, ठीक है, और वो किसी पॉइंट पे खड़ा है, तो पॉइंट ए हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है। ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए, ओके। इन फ्रंट ऑफ द टावर, देखो टावर के बिल्कुल फ्रंट पे है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द टावर सी, टावर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, मतलब ये दे रखा है सी टावर है, मतलब कि आपका ये टावर है, इसको हमने मान लिया सी,
ठीक है, टावर सी इन फ्रंट ऑफ टावर, ठीक है, सी आपका स्टैंड है। एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और उसने एक बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट है ओ, इन द लाइन विथ ए सी, यानी कि ये दिख रहा है आपको ए और ये दिख रहा है आपको सी, ठीक है। एक मिनट रुक जा बेटा, ही स्टैंड, एक मिनट रुक जा, एक मिनट फिर से बताता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा। हाँ, पर्सन क्या था यहाँ पे पर्सन कोई पॉइंट है ए पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा मैं। ही स्टैंड एट ए पॉइंट ए, एक पर्सन ए पे स्टैंड है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ टावर, टावर के ठीक सामने, ठीक है, यहाँ तक तो आप क्लियर थी। उसके बाद इन द फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड स्पॉट अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ, तो कोई ऑब्जेक्ट है ओ जिसको वो स्पॉट कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होगा। इन द लाइन विथ ए सी, ए सी का मतलब ये हुआ कि मान लो आपका ये ए है और इसका मतलब ये सी होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट ए सी के लाइन में है, तो ये पॉइंट क्या होगा, कोई दूर ऑब्जेक्ट है तो इसके लाइन में हो सकता है। वैसे भी जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं काफ़ी दूर होते हैं, उनको हम एक लाइन में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आगे, इन द लाइन विथ ए सी ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू द ए सी, ए सी के परपेंडिकुलर, ए सी के परपेंडिकुलर यानी इधर वॉक कर रहा है, ठीक है। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया भाई, ए सी के परपेंडिकुलर वॉक कर रहा है, इधर वॉक कर रहा है कहाँ तक, अप टू बी, बी तक वॉक कर रहा है, तो ये पक्का ये कोई पॉइंट बी होगा यहाँ पे, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो यानी कि ये 100 मीटर वॉक कर रहा है, ये भी ठीक है। एंड टुक्स एट ओ एंड सी अगेन, एंड लुक्स, सॉरी टुक्स नहीं लुक्स एट ओ एंड सी अगेन, तो बी से आपको सी पे दिख रहा है यहाँ पे और ओ पे भी दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है अगेन। वैसे जहाँ तक मुझे पता है ये पॉइंट ओ कह रहा है आपको, ये काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब काफ़ी ऊपर हो सकता है, ये काफ़ी ऊपर ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, और वो ए सी के लाइन में था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कुछ ऊपर ऑब्जेक्ट है, आगे समझेंगे। आगे बोला गया है यहाँ से, सिंस ओ इज़ वेरी डिस्टेंस, पहले ही हमने कह दिया ओ बहुत ही दूर है यहाँ पे, द डायरेक्शन बी ओ, तो जो बी ओ की डायरेक्शन होगी बी ओ, ठीक है, इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ, यानी कि जो ए ओ की लाइन है वही बी ओ की लाइन होगी प्रैक्टिकली, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं कहीं बीच में ही होगा, ठीक है, यानी बीच में कहीं कोई ऑब्जेक्ट होगा जाके, तभी तो आप कहोगे ना कि प्रैक्टिकली ए ओ एंड बी ओ वाली लाइन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको बोला गया है, बट ही फाइंड द लाइन ऑफ स्लाइट, द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल लाइन ऑफ अ साइट बाय एंगल थीटा, यानी आपको ये कहा गया यहाँ पे कि लेकिन ऐसा है, ये जो सी वाली जो लाइन है, ये सी वाली लाइन है, दिख रही है सी वाली लाइन जो बी से जा रही थी, ये लाइन एंगल से, कितने एंगल से शिफ्टेड है, इट इज़ शिफ्टेड बाय एंगल 40 डिग्री, ओरिजिनल लाइन से 40 डिग्री शिफ्टेड है, यानी कि जो ओरिजिनल लाइन थी, मान लो ये वाली लाइन थी ना, इस लाइन से ये लाइन कितना शिफ्टेड है, तो ये 40 डिग्री शिफ्टेड है, ठीक है, कितना डिग्री है, 40 डिग्री शिफ्टेड है। वैसे आप इसको मान लो 40 डिग्री, वैसे ही आप इसको मान लो, बात एक ही है, ठीक है, तो हमें ये वाला 40 डिग्री मान लेना है, ठीक है, शिफ्टेड टू 40 डिग्री, 40 डिग्री से शिफ्टेड है, यहाँ पे समझना, ठीक है। थीटा इज नोन एज पैरेलक्स, तो ये जो 40 डिग्री है जो हमने एंगल थीटा मान रहा है, यहाँ पे थीटा हमने जो मान लिया है, ये पैरेलक्स वाला बात कह रखा है यहाँ पे, ठीक है। पैरेलक्स क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ, वैसे भी पहले ही बता चुका हूँ मैं एक बार, ठीक है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन को और कंप्लीट पढ़ लें। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन ए, टावर सी का ओरिजिनल पोजिशन ए से, टावर सी का ओरिजिनल पोजिशन ए से कितना डिस्टेंस है ये पूछा गया है, यानी आप ये एक्स मान सकते हो, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ये एक्स आपको फाइंड करना है। क्वेश्चंस को फिर से एक बार देखते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही यहाँ पे डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा समझने में, लेकिन हालांकि इस क्वेश्चंस का यूज है नहीं। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि एंगल ही आपको दे रखा है, पैरेलक्स एंगल 40 डिग्री दे रखा है, और पैरेलक्स क्या होता था हमने बताया था कि कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, याद आ रहा है आपको, तो किसी दो पॉइंट से हम एंगल लेते थे ना, याद आ रहा है आपको, ठीक है, तो यही तो एंगल होते थे पैरेलक्स एंगल भाई, यहाँ से हम यूज करते थे ना, ये आर्क होता था, ये रेडियस होता था, इफ यू रिमेंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये दो ए बी दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये दोनों पॉइंट मान लो, ठीक है, एक ही पर्सन है, ये पर्सन ए पे था पहले, अब वो ए से बी पे गया,
तो ए से मान लो कुछ एंगल बना रहा होगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे, सेम बी से कुछ एंगल बना रहा है, ऐसा बोला गया है, सेम है। लेकिन जब देखा गया टावर सी की पोजीशन, तो टावर सी को देखा गया वो ओरिजिनल लाइन से, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से एंगल कुछ शिफ्टेड है। वो कितना एंगल शिफ्टेड है, तो वो थीटा डिग्री, यानी कि वो 40 डिग्री शिफ्टेड है। ये क्वेश्चन था आपको, तो पूछा गया था कि बेटा ये टावर की ये हाइट कितनी होगी, ये A to C कितना होगा। ठीक, ये बात समझ में आई यहाँ से। अब देखो, तो आपको ये समझना होगा यहाँ से कि सर यहाँ पैरेलक्स लगा कहाँ, यहाँ पे क्वेश्चन को करे कैसे। देखो आपके पास हर जगह पैरेलक्स लगाने के लिए, अब हर जगह तो पैरेलक्स आप लगा नहीं सकते जब तक आपके पास इस तरीके से मेथड ना हो। पैरेलैटिक मेथड क्या था, हमने बताया था पैरेलक्स के लिए आपको एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वो तो यहाँ लग नहीं रहा। तो आपके पास कौन सा मेथड था, और भी मेथड याद करो हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड की बात की थी हमने। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सोचो कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसने ये कहा हुआ है कि इस AC के परपेंडिकुलर वॉक कर रहा है वो। ठीक है, तो ये 90 तो बन गया। इस हाइपोटेनस का हमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ये फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ जो भी रोल है वो इस एंगल का रोल है। ठीक है, जितना एंगल शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये एंगल शिफ्ट हो रहा था कौन, टावर का एंगल शिफ्ट हो रहा था, याद रखना। इसीलिए टावर का शिफ्टिंग एंगल हमने लिया ये ओरिजिनल से। ठीक है, वैसे ये ओ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये मान के चलो कुछ इस तरीके से था, ये पॉइंट मान लो A और B था, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, समझना इस बात को। लेकिन ये जो O वाला पॉइंट था, ये O पॉइंट को क्या कहा गया था, ये AC वाले पॉइंट पे लाई कर रहा है, ऐसा है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, ये काफ़ी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो उसके कंपैरिजन में जो टावर C की जो पोजीशन थी, ये क्या है, ओरिजिनल लाइन से कुछ शिफ्टेड है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको 40 डिग्री यहाँ पे मान लेना, या ये भी थीटा मान लेना है। थीटा कितना है हमारे पास, 40 डिग्री दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x। तो बहुत ही सिंपल है, इतना घुमा फिरा के आपको नहीं बताएंगे, सीधा सीधा बताएंगे बेटा आप क्या लगा दो, tan थीटा लगा दो। ठीक है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है पता है आपको, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपको, 100 गिवन है। बेस कितना है, x से, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज tan थीटा। tan थीटा कितना हमारे पास है, 40 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री है। वैसे इस क्वेश्चन का कोई यूज है नहीं, क्योंकि आपको tan 40 डिग्री की वैल्यू पता ही नहीं है, आप कहाँ से निकालोगे। तो tan 40 की डिग्री आई थिंक आपको ब्रैकेट में दे रखा होगा, और दिया नहीं है वैसे। लेकिन जहाँ तक मैं बता दूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको एंगल ब्रैकेट में दे रखा होगा। ठीक है, अदरवाइज ये कोई और एंगल ले लेगा जिसकी वैल्यू आपको पता हो। तो यहाँ से टेबल एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स होते हैं, वहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें रख दिया सीधा सीधा। ठीक है, तो आप वैल्यू रख दोगे तो भी आपका आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, x इक्वल टू 100 डिवाइड बाई tan 40। तो ये tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 40 की वैल्यू दे रखा है इसमें, कितना दे रखा है, आई थिंक 0.8391, इस तरीके से कुछ दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मतलब कोई सेंस नहीं इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे बढ़ते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल नंबर 3 को ध्यान से समझे ज़रा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 को समझेंगे ज़रा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द मून, इसमें क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 3 में, द मून इज ऑब्जर्व। ठीक है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A एंड B। तो डेफिनेटली ये मान लो मून है, ये आपका क्या है, ये मून है। ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का मतलब ये हो गया, ये दो अपोजिट पॉइंट्स हो गए। डायमेट्रिकली का मतलब होता है कि डायमीटर के अपोजिट, ये डायमीटर है मान लो, ये मान लो अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हो आप। ठीक है, तो अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए, मतलब 2 पोल्स हो गए, समझ लो यार, एक नॉर्थ एक साउथ मान लो इस तरीके से। तो ये पोल्स से आप मेजर कर रहे हो इस मून को। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में मून तो बहुत ही ऊपर है, तो बहुत ही स्मॉल एंगल बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैरेलक्स आपको लग रहा है। ठीक है, दिख रहा है इसमें। चलो हम मान लेते हैं मून को एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट की साइज़ को हम छोटा मान सकते हैं, है ना, तो उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। आगे दे रखा है द एंगल थीटा इज सबटेंडेड, एंगल कितना सबटेंडेड है, थीटा। ठीक है, इज सबटेंडेड एट द मून बाई दिस 2 पॉइंट्स, ये दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, A एंड B आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, A B क्या है आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो वहाँ से आपने ऑब्जर्व किया कि एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे मून पे थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। एंगल इज गिवन, थीटा इज गिवन, कितना है 1 डिग्री 54 सेकेंड, 1 डिग्री 54 सेकेंड, 54 सेकेंड है याद रखना। ठीक है, मिनट नहीं, 50 नहीं सॉरी मिनट है,
आई एम सॉरी 54 मिनट है, 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, डायमीटर ऑफ अर्थ आपको दे रखा है, यानी इसका ये डायमीटर दे रखा है, आपको ये दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, राइट। एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम मून टू द अर्थ, ठीक है। इस मून से इस अर्थ की डिस्टेंस जिसको हम रेडियस मानते हैं, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, जैसा कि हमने बताया था, आर्क इक्वल्स टू या एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आपको याद होगा अच्छे से, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम पैरेलैक्स को यूज़ कर रहे थे। पैरेलैक्स में बस आपको क्या सपोज करना था, आपको ये कंसीडर करना था कि ये जो डायमीटर दिख रहा है ना, ये डायमीटर को हम अप्रॉक्सीमेट क्या मान लेंगे, इस आर्क मान सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस डायमीटर को अप्रॉक्सीमेट आर्क कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कंसीडर किया था, याद होगा आपको। तो बस आपके पास फॉर्मूला पता ही है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सारी वैल्यूज आपको रख देनी है। चलो निकालते हैं ज़रा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 चल रहा है बेटा, ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला आपके पास है पहले एंगल जरा ध्यान रखेंगे। एंगल की जब हम बात करते हैं तो एंगल आपके पास है 1 डिग्री 54 मिनट। तो पहले तो इसको किसी एक में कन्वर्ट करना सीखो, हमेशा रेडियन में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। तो 1 डिग्री प्लस 54 मिनट ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अच्छा, इसको मैं 1 डिग्री प्लस इसको भी मैं या तो इसको भी मिनट में कर लो या तो इसको डिग्री में कर लो, जो ठीक लगे। बट मुझे लगता है कि इसको मिनट में कर लेंगे ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज ये 60 मिनट हो गया और ये 54 मिनट हो गया। टोटल कितने मिनट हो गए ज़रा देखो, 114 मिनट, ठीक है। आई थिंक देखो यहाँ से देख लो 4, हाँ ठीक है, 114 मिनट आ गया आपका, ठीक है। कितना आया 114 मिनट आ चुका है आपका यहाँ से, क्लियर। अभी ये रेडियन में नहीं आया है, अभी आपको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 मिनट से, और 1 मिनट की वैल्यू हमने रेडियन में निकाल के बताई थी। कितना आया था आपको, अभी भी इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने बताया था, कितना आया था 1 मिनट इक्वल्स टू, कितना आया था बेटा, याद है आपको? आई थिंक कितना आया था, एक बार मैं देख लूँ, यहाँ पे शायद होना चाहिए कहीं, हाँ 1 मिनट इक्वल्स टू हमने बताया था 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, ठीक है, ये हमने बताया था, ठीक। तो आपको बस यहाँ रख देना है 114 इंटू ये रख देंगे यहाँ से 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, एंगल को रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज कैसे करें, तो कन्वर्ट करके, कन्वर्जन आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका एंगल आ चुका है जिसको हमने मान लिया थीटा, ठीक। अब आओ जरा, आपके पास फॉर्मूला क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखो आपको सिंपल क्या कर देना है, आपको एंगल दे रखा है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस इक्वल टू क्या निकालोगे बेटा, रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल हो जाएगा, ठीक है। आर्क आपको पता है, आर्क को हमने बोल दिया कि ये अप्रॉक्सीमेट डायमीटर है, आर्क इज अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ही है, ठीक है। तो ये डायमीटर इज नथिंग बट ये आर्क ही है, तो ये आपने रख लिया। एंगल आपने निकाल दिया यहाँ से, ये एंगल आप यहाँ रख लो थीटा, ठीक है। सो यू विल गेट द रेडियस आर, ठीक है। कितना आएगा, वैल्यू रखा हुआ है, सब कुछ दे रखा है, आपको बस रख देना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, डायमीटर रख दो 1.276 10⁻⁷ मीटर डिवाइड बाई एंगल, एंगल इज गिवन। इसका मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, अभी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा, हाँ एंगल आएगा 4. वेट एंगल आएगा यहाँ से 3.32 10⁻⁻2 रेडियन, ये एंगल आया है यहाँ से देखो। तो ये एंगल आपको यहाँ रख देना है, ठीक है। सो दिस इज 3.32 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, ये रख देना है। सो रेडियस विल बी, रेडियस कैलकुलेट कर दोगे। देखो यहाँ से कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। कुछ लोग कैलकुलेट करने के लिए पूरा अप्रॉक्सीमेट पूरा प्रिसाइजली एक्यूरेट कैलकुलेट करने लगते हैं। देखो जब आप एग्जाम में कैलकुलेट करते हो ऐसे क्वेश्चंस को, तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन सिग्निफिकेंट एरर की हो, जब क्वेश्चन प्रिसिशन की हो, तो वहाँ पे आप कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ। यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अप्रॉक्स 3 4 या 12 4 के आसपास आएगा, तो अप्रॉक्स ये आएगा 3.84 और 10 टू द पावर यहाँ से कट करोगे कितना आएगा, ये आएगा अप्रॉक्सीमेट 729, एक यहाँ चला जाएगा तो 68 के आसपास आएगा, ठीक है, इतना मीटर आएगा, कुछ अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर आएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। चलो तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4।
कन्वर्जन देखो आपने यूज हो रहा है, अभी अभी कन्वर्जन हमने देखा 1 मिनट वाला कन्वर्जन यूज हुआ था ना, ये वाला। सिमिलरली आपको 1 सेकेंड वाला कन्वर्जन भी यूज होगा। तो कन्वर्जन आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है, यूज होगा कन्वर्जन, ठीक है। ओके बेटा, कमिंग टू द क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। चलो जरा एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? इन एग्जाम्पल नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है द सन्स एंगुलर डायमीटर, ठीक है। समझो, ये आपका सन है, ठीक है। सन के एंगुलर डायमीटर की बात की गई है इसमें, और वो मेजर कर रहा है यहाँ से। भाई एंगुलर डायमीटर का मतलब समझना, जब आप यहाँ से मेजर कर रहे हो इस सन के डायमीटर को, ये डायमीटर है ना भाई, ये डायमीटर हो गया, तो इस डायमीटर का जो एंगल बन रहा है वो मेजर हो रहा है यहाँ से। तो ये इसका मतलब है कि सन का एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी, तो वो एंगल कितना मेजर कर रहा है? दैट एंगल इज मेजर टू बी 90-20 सेकेंड, सॉरी मिनट, 90-20 मिनट है ना, 90-20 मिनट, ठीक है। द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, ध्यान रखना यहाँ पे इसका मतलब अर्थ है, ये इसका मतलब सन है, ठीक है। द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि सन से और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इन्होंने d दे रखा है। क्या दे रखा है? d दे रखा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस d कितना दे रखा है? सीधा सीधा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और आपको याद होगा ये डिस्टेंस क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमने बताया था ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, ये दे रखा है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम बेस पे है। आपको पूछा गया है डायमीटर ऑफ सन कितना आएगा, ठीक है। तो इसका ये डायमीटर पूछा गया है, इसका डायमीटर क्या मान ले? इसका डायमीटर हम स्मॉल d मान सकते हैं, ठीक है। हमने क्या मान लिया? स्मॉल d, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है, बस वहाँ पे वैल्यू r d हो गया था, यहाँ पे d ये है, d ये है, फॉर्मूला तो सेम ही है। तो वंस अगेन यू कैन अप्लाई एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। भाई सिंपल सी बात है ना, आपके पास और तो फॉर्मूला है नहीं, पैरेलैक्स मेथड यहाँ से लिख देंगे, यूजिंग पैरेलैक्स मेथड वी कैन अप्लाई दिस। एंगल इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखो, एंगल आपको अच्छा देखो, एंगल आपको फिर से मिनट में दे रखा है, तो आपको फिर से किस में चेंज करना होगा? रेडियन में। और रेडियन में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था यहाँ से बेटा, वैसे मेरे ख्याल से यहाँ सेकेंड में दे रखा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है, 90-20 सेकेंड है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो सेकेंड ही ले, कोई एंगल हो, एंगल को चेंज करना आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? 90-20 इंटू 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड का कन्वर्जन याद करो, अभी हमने 1 मिनट का कन्वर्जन बताया था। तो सिमिलरली 1 सेकेंड का कन्वर्जन क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 सेकेंड का कन्वर्जन। आप देखो तीनों कन्वर्जन को बहुत ही अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये कन्वर्जन आपके सीधा सीधा क्वेश्चन में यूज होते हैं, यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 सेकेंड कैलकुलेट नहीं कर सकते रेडियन में, फिर आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? इसलिए आपको बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप वैल्यू रख लो 1 सेकेंड कितना होता है। तो 1 सेकेंड इज़ 4.85 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है। यूज़ दिस वैल्यू, इस वैल्यू को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, देखो इस वैल्यू को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो आपको जैसे ही आपने यहाँ पे यूज़ किया, आपने मल्टीप्लाई किया, आपको वैल्यू मिल जाएगा। एंगल कितना आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंगल विल कम्स, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो एंगल आएगा, दैट एंगल विल बी अप्रॉक्सीमेट 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन, ठीक है। इतना आया एंगल। तो अब ये एंगल आपने यहाँ पे रख दिया, ये 9.31 10⁻³ रेडियन, ठीक है। चलो पूछा क्या आपसे? रेडियस पूछा गया है, ये इसके बारे में पूछा गया है ना, एंगल सॉरी क्या पूछा गया? डायमीटर पूछा गया, रेडियस तो दे रखा है, सॉरी डायमीटर ऑफ सन पूछा गया, यानी कि ये डायमीटर आपसे पूछा गया है। तो बेटा डायमीटर आपका कहाँ पे आएगा? मैंने बताया था ये आर्क को ही हम क्या मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं डायमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी दूर होता है, ये ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर होता है। तो यहाँ से जो एंगल इसका बनता है ना, ये बहुत ही स्मॉल एंगल बनता है। उस केस में ये जो पॉइंट होते हैं, इसको हम ये कंसिडर कर सकते हैं एज ए डायमीटर और आर्क एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस आर्क को कंसिडर कर लेना है डायमीटर, तो आपने लिख दिया डायमीटर, ठीक है। और ये डायमीटर आपको फाइंड करना है, ठीक है, डायमीटर। और रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस इज गिवन d, यहाँ पे यही तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस का काम करेगा यहाँ पे, एंड दैट इज गिवन एज इतना 1.496
इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। आपको इंटू कर देना है बस, देखो इंटू कर दोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो सिंपल है, बस आपको इंटू कर देना है और कुछ नहीं करना है। सो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? आंसर इंटू करने के बाद वो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आएगा 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, चलो थोड़ा सा जल्दी करेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस करने में टाइम लग जाएगा ऐसे सारे क्वेश्चंस को अगर हम कैलकुलेट करने लगे तो, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट में भी अगर मिस्टेक हो रहे हैं आपसे, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, कहीं दिक्कत आ रही है तो एक बार आप मुझे बता देना, मैं उसको अगले वीडियो में ताकि अच्छे से कैलकुलेट करके बता सकूँ कैसे करते हैं। चलो, तो यहाँ तक की बात हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 को ज़रा समझना, थोड़ा सा ये भी जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन क्वेश्चंस को अगर हम समझे तो आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखो ऐसे कुछ है नहीं, देखो इफ़ साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखो पहले तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, इफ़ साइज ऑफ न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ, रेंज दे रखा है। ठीक है भाई, रेंज देख लेते हैं, रेंज कितना है? 10 टू द पावर -15 मीटर टू 10 टू द पावर -14 मीटर, ये रेंज हो गया। ठीक है, इज स्केल्ड अप। अच्छा ये देखो, पहले तो ये समझो कि साइज ऑफ न्यूक्लियस ये होता है। ठीक है, आपके पास साइज ऑफ एटम का भी पता होना चाहिए। साइज ऑफ एटम, इसका भी रेंज तो पता होना चाहिए। और साइज ऑफ एटम का रेंज कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट 10 टू द पावर -10 टू द पावर -10 मीटर। कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। ये रेंज होता है हमारा न्यूक्लियस का, ये रेंज होता है हमारा साइज ऑफ एटम। इतनी बात क्लियर? आगे समझो। अब बोला गया है कि इफ़ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ द पिन। टिप ऑफ द पिन स्केल्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बता दे रहा हूँ। टिप ऑफ पिन का क्या मतलब है कि एक छोटी सी पिन है, मान लो ये पिन का वो है टिप है। ठीक है, उस पिन के टिप के साइज के कंपेरेबल साइज रखा गया है, यहाँ पे साइज ऑफ न्यूक्लियस रखा गया है, स्केल्ड किया गया है। स्केल्ड अप लिखा है ना, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस को स्केल्ड अप किया गया है टू द साइज ऑफ टिप ऑफ द पिन, ये इसका मतलब है। और उसका पिन का साइज का रेंज दे रखा है, और वो भी रेंज दे रखा है। इसका रेंज कितना दे रखा है? रेंज दे रखा है यहाँ पे अबाउट 10 टू द पावर -5 मीटर टू 10 टू द पावर -4 मीटर, ये चीज़ दे रखा है रेंज उस टिप की साइज का। तो अब पूछा गया है यहाँ से व्हाट रफली विद द साइज ऑफ एटम। तो अब रफली यहाँ पे साइज कितना आएगा? साइज ऑफ एटम अब कितना आएगा? ठीक है, साइज ऑफ एटम रफली कितना आएगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ कैसे। इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार समझे थोड़ा ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पहले आप ये समझे कि आपके पास साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम दे रखा है, तो उनका ज़रा कंपैरिजन करके बता दें कितना आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, देखो कैसे। मैंने यहाँ पे लिखा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, जो भी हमें दे रखा है साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, टू द साइज ऑफ एटम, हमने लिख दिया यहाँ पे साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम। ठीक, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की हमने बात की, 10 टू द पावर -15 मीटर का रेंज है। ठीक है, मैक्सिमम ले सकते हैं। और साइज ऑफ एटम का हमने बात किया तो 10 टू द पावर -10 मीटर हमने बोल दिया। ठीक है, ये रेशियो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और इसको आपने स्केल्ड कर दिया, मतलब सेम टू सेम आपने कंपेयर कर दिया किसके साथ? टिप ऑफ द पिन के साथ। तो उस केस में अब वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइज ऑफ पिन हो जाएगा, मतलब टिप ऑफ द पिन, साइज ऑफ टिप ऑफ द पिन। एंड सिमिलरली यहाँ पे साइज ऑफ एटम हो जाएगा। तो इस बार आपसे कहा गया है साइज ऑफ एटम आप निकालिए, एक्स निकालना है, मान लीजिए साइज ऑफ एटम आपको निकालना है जब आप स्केल अप करोगे, लेकिन साइज ऑफ टिप आपको दे रखा है 10 टू द पावर -5 से स्टार्ट हो रहा है, तो -5 दे दिया हमने। ठीक, अब आपको कंपेयर कर देना। ठीक है, सो कंपेयर करोगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन से, ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन आप इन दोनों इक्वेशन से क्या कह सकते हो? 10 टू द पावर -15 टू 10 टू द पावर -10 मस्ट बी इक्वल टू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको सॉल्व कर देना है, ज़रा सॉल्व करके देख लो कितना आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा? सारे के सारे मीटर में है, याद रखना। ठीक है, ऑल आर इन मीटर। ठीक,
अब देखो यहाँ से आप कट करोगे तो यहाँ से मैं x निकाल रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ये इधर जाएगा -15 हो जाएगा। भाई देखो 10⁻10 इधर मल्टीप्लाई हो गया, -10 -5 -15, और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा कट गया, 1 हो गया, आई थिंक कट जाएगा पूरा, देखो। सो यू विल गेट 1 मीटर इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिखेंगे? देयरफॉर द साइज ऑफ एटम, सॉरी साइज ऑफ एटम विल बी अप्रॉक्सीमेट, रफली कितना आया? तो 1 मीटर आया। इसका आंसर कितना है? 1 मीटर आएगा जब आप कंपेयर करोगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपके जो है अच्छे लेवल का है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको समझना होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 5 हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 6 पे आते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, 1 मिनट बेटा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इसके पहले आपने देखा कि 5 एग्जाम्पल्स तक हमने कर लिए हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आई है, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के, वो भी क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, उसका कोई खास यहाँ पे यूज नहीं था। आप सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड अप्लाई करने के लिए आप एंगल्स 40 डिग्री दे रखे हो, कोई और एंगल दे देते, या तो टेबल में आपको वैल्यू देना चाहिए, ब्रैकेट में देना चाहिए, क्योंकि आप एंगल की वैल्यू 40 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है नहीं, और इतना घुमा के क्वेश्चन को पूछने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने जो इंक्लूड किया था, ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस ठीक थे, उतना ध्यान देंगे आगे के क्वेश्चंस को पहले। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में जरा ध्यान से देखो, 2 क्लॉक है, ठीक है, विच आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड क्लॉक। तो एक आपके पास है स्टैंडर्ड क्लॉक, ठीक है, और स्टैंडर्ड क्लॉक हम बता चुके हैं आपके पास कौन से क्लॉक होता है, एटॉमिक क्लॉक हम कंसीडर करते हैं ना, स्टैंडर्ड क्लॉक, जिसकी इसकी एक्यूरेसी क्या है कि जब आप लेबोरेटरी में टाइम देखते हो, ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्लॉक में इस समय कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं, ठीक है, और सेकंड भी बिल्कुल 0 है और मिनट भी बिल्कुल 0 है, एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। ठीक, नाउ स्टैंडर्ड क्लॉक की रीडिंग है ये। अब आपने 2 अदर क्लॉक को टेस्ट किया है लेबोरेटरी में, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा है क्लॉक 1 और यहाँ पे आपने लिखा है क्लॉक 2, 2 क्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे डेज लिखे हैं, कुछ डेज यहाँ पे एक टेबल दे रखा है यहाँ पे कि डिफरेंट डेज पे डिफरेंट रीडिंग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम दोनों क्लॉक से। समझना इस बात को, तो दोनों क्लॉक से अलग अलग रीडिंग निकल के आ रही है। तो अलग अलग रीडिंग निकल के आ रही है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा क्लॉक को हमें ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। क्वेश्चन ये है, विच क्लॉक विल यू प्रीफर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रिसीजन कह सकते हो। प्रिसीजन मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रिसीजन कितना प्रिसाइज होता है, कोई चीज़ कैसे पता चलता है, कितना क्लोज मेजर कर पा रहे हैं आप उस चीज़ को, ठीक है, कितना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रहा है, ठीक है, कितनी आसपास की वैल्यू वो दे रहा है, वो हमने बताया था, प्रिसीजन की बात कर रहे थे, ठीक है। चलो आगे देखेंगे यहाँ पे, तो डेज यहाँ पे दे रखा है, आपको यहाँ पे लिखना होगा बेटा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। हालांकि इसका कुछ खास यूज नहीं है, मेन हमारा काम यहाँ पे है, ठीक है। टोटल 7 डेज है, हम टोटल 7 डेज का यहाँ पे टाइम लिख रहे हैं, ठीक है, जो आपको गिवन है। तो क्लॉक 1 में जो टाइमिंग गिवन है, इसमें गिवन है बेटा 12 बज गए, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे, ठीक है, 12 बज गए 01 और यहाँ पे 15 हो गया, फिर यहाँ पे 11 हो गया, 59 हो गया, 08 हो गया, यहाँ से 12 हो गया, 01 हो गया, 50 हो गया, 11 59 और 15 12 01 30 12 01 और 19, ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसमें भी कुछ दे रखा है टाइमिंग, वो भी नोट कर लेते हैं, 15 06 10 14 59 10 15 18 10 15
10 15 07 10 14 53 10 15 24 10 15 और 11, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो जरा क्वेश्चंस को समझेंगे। विच क्लॉक विल यू प्रीफर। देखो जब आपके पास दो क्लॉक है, ध्यान से समझो जरा। इस क्लॉक को अगर आप देख पा रहे हो तो ये 12 बजे के आसपास रीडिंग देख रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड क्लॉक आपका 12 बजे था। जब आपके 12 बज रहे थे, एग्जैक्टली दोपहर के 12 की बात हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे इस क्लॉक 1 में क्या देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया बेटा कि इसमें ये रीडिंग आ रहे हैं। सारी रीडिंग जरा ध्यान से देखो, ये 12 बजे के आसपास ही है सब। देखो 11:59 है, ठीक है, 12:01 है, 11:59। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये 12 बजे के आसपास वाली रीडिंग है। तो गलती क्या होती है, बच्चे इसी को प्रिसाइज मान के इसी को सेलेक्ट कर देते हैं, कहते हैं यही प्रेफर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसमें एरर की आप बात करते हो तो क्योंकि घड़ी में एरर तो है, बिना एरर के आपको रीडिंग ऐसे मिलेगा क्या, बताओ। एक घड़ी है आपके पास और वो घड़ी बार बार आपको गलत टाइम बता रहा है, मतलब एक बार 12:03 बता रहा है, एक बार 12:02, एक बार 12:10। सो यू कैन से कि सर ये जो एरर आ रहे हैं, ठीक है, ये घड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आ रहा है। भाई देखो 2-3 चीज़ें हो सकती है। एरर कहाँ से आते हैं? जब एरर वाला पार्ट हमने बताया था, आपको बताया था, एक सिस्टमेटिक एरर बताया था, रैंडम एरर बताया था, ठीक है, ह्यूमन एरर बताया था, बहुत सारे एरर बताए थे। तो जरा यहाँ पे देखो घड़ी में एरर क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है कि घड़ी डिफेक्ट है। सिस्टमेटिक एरर के अंदर आ गया वो, मतलब उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात कि आप कहोगे कि सर ये ह्यूमन एरर हो सकता है कि नहीं। अब ह्यूमन एरर कैसे हो सकता है बताओ। एक घड़ी है, घड़ी को मेजर करने में, टाइम को मेजर करने में ह्यूमन का क्या रोल है, घड़ी का रोल है ना। तो वो घड़ी के अंदर की क्लॉक की बात जो हम कर रहे हैं, उस घड़ी के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, एरर है। तो आप कह सकते हो कि ये जो क्लॉक 1 है इसमें कौन सा एरर आ रहा है, यहाँ पे आप कह सकते हो क्लॉक 1 में सिस्टमेटिक एरर आ रहा है, ठीक है, याद रखना। यहाँ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्लॉक 1 में हमें क्या मिल रहा है, सिस्टमेटिक एरर मिल रहा है, याद रखना, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर जीरो एरर है कि नहीं। जीरो एरर भी एक बार हमने बताया था। जीरो एरर ये होता है कि जब आपके एग्जैक्टली 12 बज रहे थे, उस टाइम पे 12 बजे वो घड़ी की सुई 12 बजे मतलब थी या नहीं थी। क्योंकि देखो जब 12 बजे के आसपास देखोगे तो सारे के सारे 12 बजे के आसपास ही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो एरर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आप रैंडम एरर कह सकते हो, सिस्टमेटिक एरर कह सकते हो, ठीक है, जीरो एरर अभी नहीं है। लेकिन जब हम इस क्लॉक 2 की बात करते हैं, यार क्लॉक 2 को जरा ध्यान से देखो भाई। अभी देखा कि आपने 12 बज रहे स्टैंडर्ड में, यहाँ आपने देखा 10:15 है, ये क्या है। अब इसका मतलब क्लॉक 2 में, क्लॉक 2 तो 1.5 घंटा पीछे चल रहा है ना इससे। इसका मतलब ये तो 12 बज रहा है, नहीं 1 hour 45 minutes पीछे चल रहा है। देखो 10:15 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस घड़ी के अंदर कहीं ना कहीं जीरो एरर है। कहीं ना कहीं क्या है, जीरो एरर है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे क्लॉक 2 के अंदर क्या है, सिस्टमेटिक भी है। सिस्टमेटिक इसलिए है क्योंकि रीडिंग का वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है, और सिस्टमेटिक एरर के साथ साथ, ठीक है, सिस्टमेटिक प्लस मैं कह सकता हूँ प्लस जीरो एरर है, प्लस जीरो एरर है। इस क्लॉक 2 में जीरो एरर का रोल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको यहीं से दिख रहा है, ये भाई 12, ये 10:15, बहुत डिफरेंस है। और जीरो एरर को हमने बताया था करेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जीरो एरर बहुत ही सिंपल वे में आप करेक्ट कर सकते हो। जब भी आपको जीरो एरर दिखता है, ठीक है, या तो क्या होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी या तो वैल्यू कम होगी, एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करेगा। हमने बताया था इंस्ट्रूमेंट में, बताया था ना जब हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपकी घड़ी 1.5 घंटे पीछे है तो भाई 1.5 घंटा आप ऐड कर दोगे टाइम में। मेरी बात समझो, एक गिवन टाइम से अगर आप पीछे चल रहे हो तो उसमें उतना ऐड कर दोगे तो जीरो एरर करेक्ट हो गया। वैसे ही जब आगे चल रहे हो तो जीरो एरर के लिए माइनस कर दो तो भी करेक्ट हो गया। सो जीरो एरर कैन बी करेक्टेड इन सिंपल वे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉक 2 का जो जीरो एरर है इसको हम बहुत ही आराम से मतलब करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई इसका रोल ज़्यादा नहीं देखना है आपको। सिंपल आपको क्या देखना है, प्रिसीजन देखना है। और प्रिसीजन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों क्लॉक का डिफरेंस देखना होगा, ठीक है। तो रीडिंग का हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस इन क्लॉक 1, ठीक है, एंड डिफरेंस इन क्लॉक 2, ठीक है। तो डिफरेंस इन क्लॉक 1
क्लॉक 1 में क्या डिफरेंस है, क्लॉक 2 में क्या डिफरेंस है, रीडिंग के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं कि कौन सी रीडिंग कितना ज़्यादा दिखा रहा है, कौन सी रीडिंग कितना कम दिखा रहा है, ठीक है। और ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, प्रिसीजन के लिए। याद रखना जीरो एरर को इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना आपको कि ये 12 बज के है तो ये 10:15 है तो डिफरेंस आपने 1 घंटे 45 मिनट का रख दिया, नहीं। आपको प्रिसीजन, आपको सिर्फ ये वाला ध्यान देना है, ये वाले वर्ड, ठीक है। ये वाले छोड़ दो, यहाँ तक ध्यान देना, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। चलो तो पहले क्लॉक 1 को देख लेते हैं। तो देखो 12:05, ये देखो ये मिनट है, ये सेकंड है, 12:0 ठीक है। तो यानी डिफरेंस कितने का आ गया, 5 सेकंड का। 5 सेकंड ज़्यादा दिखा रहा है कम दिखा रहा है, ज़्यादा, तो ये प्लस का 5 मिनट हो गया, ठीक है। इसमें देखो 12:01 यानी कि 1 मिनट 15 सेकेंड क्या है, ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा, तो ये 60 + 15 कितना हो जाएगा, 75। ये भी प्लस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है, ठीक है। इसमें आ जाओ जरा, ये कम है, माइनस होगा। देखो कितना कम है जरा बताओ यहाँ से, तो यहाँ से जब 60 सेकंड होना चाहिए, 8 यहाँ पे है तो 52 का यहाँ पे कम ही दिख रहा है, तो 52 सेकंड माइनस का कम है यहाँ देखो, ठीक है। इस वाले में आओ, देखो 1 मिनट ज़्यादा है, 1 मिनट 50 सेकंड, यानी 60 और 50 कितना आ गया, 110 आएगा कि नहीं आएगा, देख लो जरा। अरे भाई यहाँ से 60 और ये 50, 60 सेकंड और 50 सेकंड, ये सारे सेकंड में है, दिस इज ऑल आर इन सेकंड, ठीक है। याद रखना ये सब सेकंड में हम ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं एक्चुअली। तो आपको तभी तो पता चल पाएगा कि रीडिंग में कहाँ कम और ज़्यादा किस में आ रहा है। इसमें ज़रा डिफरेंस देखो कितना आएगा, डिफरेंस अगर देखोगे तो यहाँ 45, ठीक है, और माइनस में आएगा क्योंकि देख रहे हैं आप, माइनस में आएगा। दूसरा इसके बाद 1 मिनट 30 सेकेंड यानी कि 90 सेकेंड का आएगा, प्लस क्योंकि 12 बजे के बाद आ रहा है, ये भी 12 बजे के बाद ही है, तो ये भी कितना आएगा, प्लस में 79, ठीक है। ये आया हमारा पहले वाले क्लॉक में डिफरेंस। दूसरे क्लॉक में अगर डिफरेंस देखेंगे तो दूसरे क्लॉक में अगर आप डिफरेंस देखोगे ध्यान से, तो बेटा इसमें अगर डिफरेंस आप देख पा रहे हो तो यहाँ अब आप ये भूल जाओ कि आपका ये 10 बज रहा है 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट डिफरेंस है, ये भूल जाओ। आपको सिर्फ प्रिसीजन की कितना आसपास की वैल्यू वो देखना है, क्योंकि जीरो एरर से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो इशू नहीं है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो कितना है, यहाँ से यहाँ देखो 10:15 मान लो आपने अप्रॉक्सीमेट टाइम माना है 10:15, तो सबको 10:15 पे ही कंपेयर करो, तो सिर्फ ये कितना 6 सेकंड का अंतर आया, तो ये 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें ये 15 मिनट अगर करोगे तो यहाँ कितने का डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ -1, ये कितने का आएगा, -1 आया। देखो आप ही देखो बेटा, यहाँ से इसमें +6 है, ज़्यादा है, इसमें देखो 1 कम है, तभी तो 15 हो जाएगा, यानी -1 हो गया। इसमें देखो 18 दिख रहा है, ज़्यादा है, 15 18 मतलब +18, ठीक है। इसमें देखो प्लस ये भी है तो +7 हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे -7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना जाएगा, यहाँ +24 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो कितना जाएगा, +11 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस ऑल आर द डिफरेंस। अब इन दोनों डिफरेंस को ज़रा ध्यान से देखो, इन सारे को ऐड माइनस करके एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे, इन सब को ऐड माइनस करके यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को आप लिख लो और देख लो किसमें वैल्यू कम डिफरेंस में आ रहा है। तो इसमें अगर कम आएगा इसमें ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है, देख लो आप। तो इसमें कम आएगा इसमें ज़्यादा आएगा, यानी इसमें ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसमें कम डिफरेंस आ रहा है। और वैसे भी देख लो, अगर एक और तरीका है इसको समझने का, वैसे भी इसमें क्या आएगा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस आएगा कंपेरिजन टू दिस। तो जब इसमें कम डिफरेंस आ रहा है तो ये ज़्यादा प्रिसाइज हुआ ना, हमने क्या बताया था कि कोई रीडिंग कितना अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, कितना आसपास की वैल्यू दे रहा है, तो वो जितना कम डिफरेंस आएगा वही तो आसपास की वैल्यू देगा ना। तो ये वाला ज़्यादा प्रीफर होगा, यानी कि क्लॉक 2 प्रीफर आप करोगे, ठीक है, क्लॉक 2 विल प्रीफर, ठीक है, विल प्रीफर। लेकिन रीडिंग का आपका जो रीजन देना होगा, रीजन यही देना होगा कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा है कंपेरिजन टू इसका डिफरेंस कम है, ठीक है। अब समझो एक तरीका और जो हम बता रहे थे, यहाँ देखो 5 के बाद कितना आ रहा है, 75, तो कितने का डिफरेंस, 70 का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें देखो 6 के बाद 1 का कितना कम डिफरेंस है, फिर इसके बाद देखो तो भी ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ देखोगे तो भी कम है, 17 है, यहाँ देखोगे तो भी फिर से ज़्यादा, देखो 50 और 110 कितना डिफरेंस है, यहाँ देखो 18 और 7 कितना कम डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस क्या है, कम है कंपैरिजन टू इसके, तो आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक। तो ये वाला दिस वन विल प्रीफर, ये आपको बताना था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। चलो इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल नंबर 2.7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.7 क्या है देख लेते हैं।
चलो एग्जाम्पल नंबर 2.7 देखो बेटा समझो ज़रा, 2.7 की बात हो रही है, एग्जाम्पल नंबर 7 मतलब एग्जाम्पल नंबर 7 है जो भी है। इसमें आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है तुम लोग कि वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन आप मेजर कर रहे हो यानी कि आप टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ व्हाट, ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है भाई, एक सिंपल पेंडुलम है, समझो सिंपल पेंडुलम, उसका ऑसिलेशन आप मेजर कर रहे हो यानी टाइम पीरियड आप मेजर कर रहे हो, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। इन डिफरेंट सक्सेसिव मेजरमेंट, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीडिंग आती है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे हर बार टाइम पीरियड अलग अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे एरर आता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक रैंडम एरर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कुछ रैंडम एरर कुछ इस तरीके से है मेजरमेंट में, ठीक है। टी के मेजरमेंट में कुछ एरर दे रखे हैं, समझो इसको। रीडिंग्स कितना आ रहा है, 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग, ये रीडिंग आ रहा है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर, देखो क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर, ठीक है, समझना, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, चलो ठीक है, सारी चीज़ें निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आपको समस्या ये हो रहा होगा कि क्वेश्चन को करे कैसे। देखो जब पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की, तो एब्सोल्यूट एरर में हमने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर को हम क्या करते हैं बेटा, इट इज़ अ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ व्हाट, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, याद आ रहा है आपको। तो स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर कह सकते हो ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू, वो कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था कि ये एब्सोल्यूट एरर है, ए मतलब एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, समझना इस बात को, एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए हमने बताया था बेटा आपके पास डिफरेंस होना चाहिए, या कह सकते हो आप कई बार अगर आपको वैल्यू माइनस प्लस में भी मिलता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ से स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना कम या ज़्यादा हो रहा है, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, या मेजर्ड वैल्यू कह सकते हो। कई बार इसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, तो बात एक ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑब्जर्व, ट्रू ऑब्जर्व, बात एक ही है, ट्रू या मेजर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है। अब इसको करें तो कैसे करें, देखो मेजर्ड वैल्यू तो हमारे पास है, डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट दे रखे हैं, हमें ये दे रखा है, डिफरेंट मेजरमेंट दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है या मीन वैल्यू नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, पहले इसका हम मीन वैल्यू निकालेंगे, और क्योंकि हमने बताया था सबसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और सबसे सही वैल्यू कौन सी मानी जाती है, स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी मानी जाती है, जो गिवन ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू होती है, उसी को हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। तो हम मीन निकाल लेंगे, टी मीन निकाल लिया हमने, ठीक है, टी मीन, ठीक, इसको हमने लिख दिया, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है। 5 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखा है, ये हमने मान लिया। टी मीन हमने कैसे निकाला, तो सबको ऐड डिवाइड बाई 5, तो सबको ऐड करोगे तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.8 डिवाइड बाई 5। तो ये वैल्यू आप निकालोगे जब ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आएगी, जब आप मीन निकालोगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 13.12 डिवाइड बाई 5, इतना आएगा, ठीक है। तो भाई इसको डिवाइड करोगे तो ये तो सिंपल सी बात है, जब आप डिवाइड करोगे तो 2.624 सेकेंड आएगा, ठीक है, और इसको आप अप्रॉक्सीमेट ले लोगे अप टू 2 डेसिमल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2.62 सेकेंड, क्योंकि सारे के सारे अप टू 2 डेसिमल आपको दे रखा है। देखो सारे ऑब्जर्वेशन अप टू 2 डेसिमल में दे रखे हैं, तो आप इसको भी क्या निकालोगे, अप टू 2 डेसिमल में ही निकालोगे, ताकि आप इसको डिफरेंस निकाल सकते हैं बड़े आराम से। चलो निकाल सके कैसे, तो अब आपको निकालना क्या, एब्सोल्यूट एरर, क्या निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन टाइम, डिफरेंट टाइम में अलग अलग एरर आएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर हम पहले निकालेंगे, मान लो डेल्टा T1, यानी एब्सोल्यूट एरर इन T1, ये क्या है T1, डेल्टा T1 मतलब एब्सोल्यूट एरर इन T1, ये है इसका मतलब। तो इसमें कैसे निकालेंगे T1 में, तो T मीन माइनस T1 कर लेंगे,
टी मीन हमारे पास ऑलरेडी पता है, ये T1 हमारे पास ये है, और ये हमने बताया था एक्चुअल में माइनस प्लस क्या, ये डिफरेंस ही आप निकाल सकते हो, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा T2 आप निकाल लोगे, टी मीन माइनस T2 कर दिया आपने, इसी तरीके से डेल्टा T3 कर दिया आपने, टी मीन माइनस T3 कर दिया। तो सिमिलरली डेल्टा T4 आप निकालोगे, टी मीन माइनस T4, और डेल्टा T5 कितना निकल जाएगा, टी मीन माइनस T5। तो ये सारी चीज़ें आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा, जब आप वैल्यू रखोगे बेटा, टी मीन तो आप सब जगह सेम रखोगे 2.62, ठीक है, और ये डिफरेंस आपको लेना है T1 के साथ, T1 इज गिवन 2.63, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस कितना मिल जाएगा, जब आप डिफरेंस निकालोगे यहाँ मिल जाएगा 0.01 सेकेंड। सिमिलरली जब यहाँ रखोगे 2.62 माइनस 2.56, ठीक है, यहाँ रखोगे 2.62 माइनस 2.42, 2.62 माइनस 2.71 एंड 2.62 माइनस 2.80, ठीक है। ये सारे वैल्यू आप निकाल लेना, और मैं कहता हूँ डिफरेंस निकालो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफरेंस निकाल लो, 0.006 हो जाएगा, 0.06 हो गया सेकंड में, सब सेकंड में ही आएंगे। ये 0.20 आएगा, ये 0.09, ये 0.18, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, माइनस करके आपको क्या बताना है, आप माइनस तो कर ही सकते हो, इतना तो आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको समझना है अब, ठीक है। अब इसका कोई रोल नहीं है, अब हमारा उसी का रोल है सारा का सारा, ठीक है। चलो, तो ये क्या समझ में आया कि ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर आ गए हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, तो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। एब्सोल्यूट एरर T1, T2, T3 जितने भी थे सबके निकला है, ठीक। एक क्वेश्चन और इस पे बनता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, समझना क्या बनेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालोगे बेटा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने बताया है कि जितने भी आपके एरर दे रखे हैं, ये वाले एब्सोल्यूट एरर, इन सबको डिवाइड करके इनका मीन निकाल लो। यानी कि आपको डेल्टा T1, डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 आपने निकाला, डिवाइड बाई 5 कर दिया, ठीक है। सो नाउ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट मीन एरर भी आ गया, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर आ चुका है, एब्सोल्यूट मीन एरर भी आ जाएगा यहाँ से। फिर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर अभी हम निकाल लेंगे, चलो। तो ये कितना आएगा, इसको हम लिख देंगे डी डेल्टा टी मीन हमने लिख दिया, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने डेल्टा टी एम कर दिया। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर दोगे, जस्ट पुट द वैल्यूज़ कितना गिवन है, तो ये वैल्यूज आपको गिवन है 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आंसर आएगा कितना है अप्रॉक्सीमेट, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, 0.54 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 0.11 सेकेंड आएगा। ये आया आपका डेल्टा टी, ठीक है। चलो अब जरा क्वेश्चंस को समझो। देखो क्वेश्चंस को अगर हम समझे तो ये हमारे पास क्या है, ये एरर है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें निकालना क्या था, अगर हमें निकालना है एग्जैक्ट रीडिंग, ये तो निकालना ही था, हमें रीडिंग निकालना है। तो हम रीडिंग कैसे निकालते हैं, देखो रीडिंग कैसे लिखते हो, रीडिंग कैसे लिखते हो बताओ। आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी, ठीक है, जिसको हमने ट्रू वैल्यू कहा था, वो क्या था, TM। तो अब यहाँ से अगर हम रीडिंग लिखना चाहेंगे यहाँ पे, या ऑब्जर्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे भाई, TM हमारे पास ट्रू वैल्यू थी, इतना होना चाहिए था, लेकिन उसमें एरर कितने का आ गया, इतने का एरर आ गया ना, 0.11 सेकंड का, तो उसको प्लस माइनस 0.11 सेकंड कर दिया हमने। लेकिन आपको समझना, ये ऑलरेडी एरर में है, ऑलरेडी एरर में ही है, तो एरर में अप टू 2 डेसिमल तक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये एरर में ही पार्ट आ रहा है। तो एरर में अगर आप 0.11 ले रहे हो तो एरर और बढ़ जाएगा, तो आपको 1 डेसिमल तक लेना है, अप टू 1 डेसिमल कह सकते हो, 0.1 सेकंड ले सकते हो, ठीक है। तो TM प्लस माइनस 0.1 सेकंड, TM कितना आया था, इसको आप ऐसे लिख लो पहले, फिर वैल्यू लिख देते हैं। TM कितना था, 2.62 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। ये आया कंप्लीट रीडिंग, ठीक है, ये आया टाइम पीरियड की रीडिंग इतना एरर के साथ, ठीक है। अभी देखो रीडिंग आया है, अभी हमें क्या निकालना था, अभी हमें निकालना था रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की बात करनी थी। चलो तो पहले रिलेटिव एरर कर लेते हैं, फिर परसेंटेज एरर करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में होगा, आई होप आपको आया होगा। चलो जब रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो रिलेटिव एरर में हमने बताया था कि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू,
एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। तो आप कैसे निकालते हो रिलेटिव एरर में, हमने बताया था ना डेल्टा ए बाई ए, कुछ इस तरीके से याद होगा। तो ये क्या बताता था, ये बताता था कि एरर ए में कितना है और ये ए की वैल्यू बताती थी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है डेल्टा टी एम जो एरर टी में हमारे पास आया हुआ है, और ये क्या बता रहा है टी एम, है कि नहीं बताओ, डेल्टा टी एम बाई टी एम, सिंपल सी बात है, वहाँ से देख लो। तो डेल्टा टी एम हमारे पास है 0.1 सेकेंड और ये कितना हमारे पास 2.62, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमारे पास, ये बता रहा है हमारे पास रिलेटिव एरर। ये क्या है हमारे पास रिलेटिव एरर। अब हमारे पास ये रिलेटिव एरर याद रखना। अब हमारे पास है परसेंटेज एरर निकालना। परसेंटेज एरर क्या होता है, तो इसी रिलेटिव एरर को क्या कर दो, बस 100 से इंटू कर दो, सो यू विल गेट द परसेंटेज एरर, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये अभी तक हमने देख लिया, टोटल 7 क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। पहले देख लो टाइम तो नहीं हो गया ज़्यादा, काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। ऐसा करते हैं बेटा, इसके बाद का जो भी हमारे पास, चलो इसके बाद का ऐसा करते हैं बेटा, जो नेक्स्ट जो कुछ एग्जांपल्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू बेटा।